Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the transport of carbon dioxide. इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की कि जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो कैसे रेगुलेट होता है। अब इसमें भी जो रेगुलेशन है मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो रहेगा दैट इज न्यूरल रेगुलेशन कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन है, वो कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा। इसके अलावा एक और होता है केमिकल रेगुलेशन, जिसमें केमिकल सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो ऑक्सीजन आयंस हो गए, हाइड्रोजन आयंस हो गए, साथ ही साथ CO2। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, और रिफ्लेक्स प्रोसेस मैंने पहले भी बताया इनवॉलेंट्री एक्ट ऑफ बॉडी। ऐसा एक्ट जो इनवॉलेंट्री है, मीन्स हम इसे वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अब आप यहाँ बोलोगे भाई ये तो आप गलत बोल रहे हो, भाई रेस्पिरेशन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो हार्ट रेट है वो इनवॉलेंट्री है, वो रिफ्लेक्स है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये देखो हमने इंस्पिरेशन किया, हमने एक्सपायरेशन किया, इसे हम रोक भी सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। ये वॉलेंट्री है, आप इसे वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, बट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ऑफ अबाउट 40 सेकेंड। इसके अलावा जो योगा गुरुस हो गए और भी जो मतलब तपस्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो 2 मिनट के लिए रोक लेंगे, 3 मिनट के लिए रोक लेंगे। लेकिन एक टाइम आता है कि अब आपको इसे नहीं रोकना, ये खुद ही कंट्रोल होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा आपने इसे रोका तो ये आपको रोक सकती है, मीन्स आपकी जान ले सकती है। इसके अलावा सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि भाई दिन में तो इसे चलो आपने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कंट्रोल किया, लेकिन रात में जब आप सो जाते हैं तब इसे कौन कंट्रोल करता है? कैसे रेस्पिरेशन होता है? पूरा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। और अब क्योंकि रिफ्लेक्स प्रोसेस है तो इसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा। स्पेसिफिकली कुछ सेंटर होते हैं, है ना, जिन्हें हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ऐसे सेंटर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें भी कुछ सेंटर प्रेजेंट होंगे हमारे मेड्यूला में, जिन्हें हम बोल देते हैं मेड्यूलरी सेंटर, एंड सम सेंटर्स आर प्रेजेंट इन पॉन्स, उन्हें हम बोलेंगे पोंटाइन सेंटर। मेड्यूलरी सेंटर से स्टार्ट करते हैं, 2 मेन सेंटर्स रहेंगे। पहला जो है दैट इज डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब पहले अगर हम इनकी सिचुएशन की बात करें तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा कि मेड्यूला में तो होंगे, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो दे आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलाइटेरियस, यहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे। और इनका जो फंक्शन होता है इट हेल्प इन इंस्पिरेशन। जो हमारी इंस्पिरेटरी मसल है, डायफ्राम हो गई, इंटरकोस्टल मसल हो गई, उनको एक्टिवेट करके जो हमें इंस्पिरेशन करते हैं इस प्रोसेस को करवाते हैं। दैट इज द रीजन कि दे आर कलेक्टिवली नॉन एज इंस्पिरेटरी सेंटर। हम इनको एक साथ मिलाकर क्या बोल देते हैं? इंस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि इंस्पिरेशन करा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा मेड्यूलरी सेंटर है दैट इज वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये भी कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? पॉन्स में, लेकिन स्पेसिफिक हम लोकेशन बात करें तो न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगस एंड न्यूक्लियस ऑफ रेट्रो एम्बिगस। इसके बाद आप बोलोगे भैया इन्हें हम क्या बोलते हैं या इनका कौन सा फंक्शन है? तो देखो ये जो हमारे वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, इनमें कुछ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये इंस्पिरेशन में भी हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सपिरेशन। लेकिन कब? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में, या फिर आप बोल दो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ना, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, उसमें इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का, क्योंकि ये क्या करवा रहा? इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन होती है एक्टिव प्रोसेस, हमने पहले भी पढ़ा। और दूसरा जो होता है एक्सपिरेशन, वो होती है पैसिव प्रोसेस, वो अपने आप ही चलती है। ठीक है, और जो ये हमारा न्यूरॉन्स है ना, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें है तो दोनों, इंस्पिरेटरी सेंटर भी, एक्सपिरेटरी सेंटर भी, लेकिन मेन रोल इसका हमें देखने मिलता है एक्सपिरेशन में। इसीलिए हम इन्हें एक साथ मिलकर बोल देते हैं एक्सपिरेटरी सेंटर। अब देखो इसी से एक्सपिरेशन कैसी प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो वैसी वो पैसिवली हो रही है, तो इसका कोई भी रोल नहीं होता। ये कब एक्टिवेट होगा? जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा, मीन्स लंबी लंबे पेशेंट सांसें अंदर ले रहा, लंबी लंबी सांसें बाहर छोड़ रहा, उस टाइम पर ये सेंटर एक्टिवेट होता है और इंस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। मीन्स इंस्पिरेटरी जो मसल है उन्हें भी एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ जो एक्सपिरेटरी वाली मसल है उन्हें भी एक्टिवेट करता है।
इसके बाद अब हम देखते हैं पोंटाइन सेंटर जो कि पॉन्स में प्रेजेंट है, दो रहेंगी भी मैन। पहला है एपिनिस्टिक सेंटर, इसकी भी अगर और हम अच्छी सिचुएशन देखें तो पॉन्स में तो है ही, स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में। आप बोलोगे भैया रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब, इसका मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हो गया, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स आप बोल दो। उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो लोअर पॉन्स में, कि जो पॉन्स का लोअर पार्ट है ना, नीचे का हिस्सा, वहां पर। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें सो इट इंक्रीज द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। जो हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं ठीक है, नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन जो एक लंबा होता है ना इंस्पिरेशन, कि आप सांस को अंदर लेते रहे, ये जो डेप्थ है उसको इंक्रीज करता है। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये किसको एक्टिवेट कर देता है? डॉर्सल ग्रुप को। और डॉर्सल ग्रुप का काम था इंस्पिरेशन, तो वो और ज़्यादा एक्टिवेट होता जा रहा, जो इंस्पिरेशन की डेप्थ है वो बढ़ती ही जाएगी। इसके बाद हमारा आखिरी सेंटर दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये इन सभी को कंट्रोल करता है। अब बोलोगे भैया कैसे? इसकी सिचुएशन देख लो। इट ऑल्सो सिचुएटेड इन रेटिकुलर फॉर्मेशन। कहाँ पर? अपर पॉन्स में। इससे पहले वाला था लोअर पॉन्स में, ये रहेगा अपर पॉन्स में, है ना। मीस पॉन्स का जो अपर वाला पार्ट है, ये क्या करते हैं? सब कुछ कंट्रोल करेगा। कैसे? इट डायरेक्टली इनहिबिट दी एपिन्यूस्टिक सेंटर। ये जो सेंटर था ना, इसने इसको इनहिबिट कर दिया। अब देखना इसका फंक्शन क्या था? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को एक्टिवेट करना, लेकिन अब ये खुद इनहिबिट है, तो ये किसको इनहिबिट कर देगा? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को, ठीक है। अब क्योंकि डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इनहिबिट है, अगर एक्टिवेट होता तो इंस्पिरेशन कराता, लेकिन ये खुद इनहिबिट है तो इंस्पिरेशन नहीं कराएगा। क्या होगा? एक्सपीरेशन। तो ये जो सेंटर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में सिर्फ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का ही काम है, क्योंकि इंस्पिरेशन करा रहा, जो कि एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव अपने आप हो जाती है, मसल उसमें रिलैक्स। लेकिन जब फोर्सफुल होता है ना, कि अब आप लंबी एक सांस इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो अब भाई सिंपल सी बात है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा, जिससे जो ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन, उनमें डैमेज हो सकता है, हमें एक्सपीरेशन कराना है। उस टाइम पर ये एक्टिवेट होता है। ये क्या करेगा? एपिनिस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देगा, ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा, इंस्पिरेशन इनहिबिट, एक्सपायरेशन होगा, एक्सपीरेशन की प्रोसेस। तो ये कब होता है? फोर्सफुल ब्रीदिंग में। और ये क्या करता है? आप बोल सकते हो कि इट एक्ट एज अ स्विच, कि आपने इसे ऑन किया, ऑफ किया, तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन हो रहा। नॉर्मल कंडीशन पर जो हमारा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये अकेला ही चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सेंटर, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि हमने देखे मेड्यूलरी सेंटर, इसके साथ साथ पोंटाइन सेंटर, उनको अफेक्ट करेंगे। सबसे मेन तो कौन सा रहेगा? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वही है जो हमारे पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो पोंटाइन सेंटर थे, एपियोनिस्टिक, न्यूमोटैक्सिस, और जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन था, ये सब इन सब का कब रोल रहता है? ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इम्पल्स फ्रॉम हायर सेंटर। अब आप बोलो भाई ये हायर सेंटर, क्या हमारे पोंटाइन और मेड्यूलरी सेंटर से भी कोई हायर सेंटर है? बिल्कुल, क्योंकि ये हायर सेंटर क्या करते हैं? इंटर्न ये हमारे मेड्यूलरी और पोंटाइन सेंटर्स को कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जो हमारे मेड्यूलरी और पोंटाइन सेंटर हैं वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे। अब आप पूछोगे भाई ये सेंटर होते कहाँ हैं? देखो, सबसे पहली चीज, जितने भी हायर सेंटर है ना, वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आप सेरिब्रम बोल सकते हो आसान भाषा में, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और भी अगर यहाँ पर हम देखें, सो दे अल्टर द रेस्पिरेशन बाय सेंडिंग इम्पल्स टू द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का। तो ये जो हायर सेंटर है, ये किसको कंट्रोल करते हैं? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को। या तो उसे अल्टर करना, मीन्स या तो उसे इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ उसे इनहिबिट भी कर सकते हैं, एक्साइट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। तो क्या होगा? कुछ ऐसे एरिया प्रेजेंट होंगे हायर सेंटर्स में जो कि एक्साइटेटरी इंपल्सेस भेजते हैं, जो हमारे डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे। और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन किस लिए रिस्पॉन्सिबल था? इंस्पिरेशन। अगर इंस्पिरेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ना ही है, क्योंकि इंस्पिरेशन है एक्टिव प्रोसेस, और उसके बाद होगी एक्सपीरेशन, क्योंकि इंस्पिरेशन है एक्टिव प्रोसेस, और उसके बाद एक्सपीरेशन तो होना ही है। तो अगर इंस्पिरेशन बढ़ा तो एक्सपीरेशन बढ़ेगा, मीन्स पूरा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एक्साइट हो जाता है। और कौन कौन से एरिया रहेंगे? मोटर एरिया हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वियन एरिया हो गया,
ये क्या करते हैं, दे सेंड एक्साइटेटरी इंपल्सेस, एक्साइट कराते हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को, और जो पूरी ब्रीदिंग है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद कुछ ऐसे भी एरिया प्रेजेंट होंगे जो कि इस डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को इनहिबिटरी इंपल्सेस भेजेंगे, मींस इसके फंक्शन को डिक्रीज करेंगे। आप बोलोगे भैया कौन कौन से एरिया, हमारा सिंगुलेट गायरस हो गया, कार्पस कैलोसम हो गया, और ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिटरी इंपल्सेस, मींस जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो गया। अब वो प्रॉपर इंस्पिरेशन नहीं करा पाएगा, और क्योंकि इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस अगर कम हो रही है, एक्टिव प्रोसेस डिक्रीज हुई है, तो पैसिव मींस एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सो इट डिक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर इनहिबिट रेस्पिरेशन। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड फैक्टर, दैट इज इम्पल्स फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर। अब किन से इम्पल्सेस आएंगी, स्ट्रेच रिसेप्टर से, और यहाँ पर पूरा एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होगी जिसे हम नाम दे देते हैं हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, है ना। तो देखो नेम भी इंडिकेट कर रहा, स्ट्रेच रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो स्ट्रेचिंग को रिस्पॉन्स देंगे कि जब भी स्ट्रेचिंग हो रही है ना। अब अगर हम इनकी सिचुएशन की बात करें तो जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड होंगे, लंग्स में। लंग्स में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स में तो रहेंगे, और स्पेसिफिक अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंकाई हो गए, वहां पर सिचुएटेड होंगे। अब नॉर्मली पर्सन क्या करेगा, इंस्पिरेशन करेगा। जब तक नॉर्मल चल रहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर रेट ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपांसन ऑफ थोरेसिक कैविटी, आप खुद करके देखेंगे। और जैसे ही एक्सपांसन होगा, क्योंकि वहीं पर सिचुएटेड है हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। बहुत इजीली समझ लें, एक बलून है तो नॉर्मल में आप देखना उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जैसे आप हवा भरते जाते हो उसमें एक स्ट्रेचिंग होती जाती है, और अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा उसमें हवा भर दी तो बलून फट जाएगा। सेम एज जो हमारे रिसेप्टर हैं हमारे लंग्स को फटने से बचाते हैं, क्योंकि अगर पर्सन डीप इंस्पिरेशन करता जाएगा और एक्सपीरेशन नहीं होगा तो हमारे लंग्स भी फट सकते हैं, लंग्स में डैमेज हो सकता है। दैट इज द रीजन कि जैसे इंस्पिरेशन हुआ, एक डीप इंस्पिरेशन, स्ट्रेचिंग हुई हमारे लंग्स टिश्यूज की, ये जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और स्टिमुलेट होने के बाद ये कुछ इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे, सेंसरी इंपल्स आप बोल दो, क्योंकि इनने सेंसेस को लिया, और उस इंपल्स को लेके पहुंच जाते हैं हमारे सेंटर्स में। कहां पर, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में, क्योंकि उसे इनहिबिट करना पड़ेगा ना, तब तो इंस्पिरेशन रुकेगा। अब लेकिन एक डाउट कि इनने इंपल्स जनरेट की रिसेप्टर ने, मान लो ये रहा रिसेप्टर, ये रहा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, इंपल्स यहां से यहां तक किसके थ्रू गई, सेंसरी नर्व फाइबर, किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली वेगस नर्व में, उसके थ्रू। अब ये जो सेंटर है ये फिर से प्रोड्यूस करेगा मोटर इंपल्स, और ये यहीं पर आएंगी हमारी रेस्पिरेटरी मसल, मेनली हो गया डायफ्राम। इसके अलावा हम बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और वहां पर ये इंपल्स जाके इन मसल को क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, इंस्पिरेशन रुक जाएगा, एक्सपीरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और डाउट, आप बोलोगे भैया ठीक है यहाँ पर इंपल्स बनी, सेंसरी थी, वेगस नर्व यहाँ तक ले गई, सेंटर ने मोटर इंपल्स जनरेट की जो कि जा रही है रेस्पिरेटरी मसल तक, लेकिन लेके कौन जा रहा, मोटर स्पाइनल नर्व होती है और फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व स्पेशली हमारी जो डायफ्राम है वहां पर जाएगी, उसको सप्लाई करती है, उसको इनहिबिट करेगी। इसके अलावा मोटर स्पाइनल नर्व जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उनको इनहिबिट करेंगे, भाई इंस्पिरेशन रोको, एक्सपायरेशन करो, नहीं तो जो लंग्स टिश्यू में डैमेज हो सकता है। और इस रिफ्लेक्स को बोला जाता है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल अगर आप इंस्पिरेशन करोगे उसमें इनका बहुत रोल नहीं है। ये जो रिफ्लेक्स है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये कब देखने मिलता है, जब हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 1000 मिलीलीटर। नॉर्मल कितना था, सिर्फ 500 मिलीलीटर, कि हम नॉर्मल कितनी सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं एक बार में। लेकिन जब ये कितना इंक्रीज हो जाए, मोर देन 1000 मिलीलीटर, कि एक बार में पर्सन 1000 मिलीलीटर अंदर ले रहा है नॉर्मल, तो आप देखो ना अब स्ट्रेचिंग होगी। और दैट इज द रीजन कि उसी टाइम में रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, इंपल्स प्रोडक्शन होगी, मोटर एरिया में जाएंगी, जो हमारी डायफ्राम है, इंस्पिरेटरी मसल है, उनका इनहिबिशन होगा और एक्सपीरेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर, दैट इज इंपल्स फ्रॉम जे रिसेप्टर। जे रिसेप्टर को हम एक नाम और देते हैं जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर। अब बट को तोड़ना, जक्स्टा का मतलब होता है नियर,
और कैपिलरी, ऐसे रिसेप्टर जो कैपिलरी के पास प्रेजेंट हो, कैपिलरी के नियर प्रेजेंट हो। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं? दे आर सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, जो कि किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी? इन दी क्लोज कॉन्टैक्ट विद पल्मोनरी कैपिलरी। दैट इज द रीजन जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कैपिलरी के पास में प्रेजेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। पहली जो चीज है दैट इज पल्मोनरी एडिमा, कि जो हमारे लंग्स हैं वहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, है ना। इसके साथ साथ हम बात करें तो ओवर इन्फ्लामेशन, कि लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, उसके भी बहुत सारे कॉजेस हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा और हम बात करें तो निमोनिया, कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। ये सारे फैक्टर और भी होते हैं, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट लिखे। ये क्या करेंगे? इन जे रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे। अब जे रिसेप्टर का एक्शन क्या होगा? ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करता है, और उसमें भी जब इनिशिएशन में क्या कॉज करता है? एपेनिया। एपेनिया का मतलब इसमें मैंने पहले भी बताया, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, थोड़ी देर के लिए जो ब्रीदिंग है वो रुक जाएगी। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, और वेंटिलेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, सर्कुलेशन ऑफ एयर, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा अंदर बाहर, उसे बोलते वेंटिलेशन। और पहले हाइपर मतलब ज्यादा एयर अंदर आएगी और बाहर जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर, दैट इज इम्पल्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज इम्पल्स फ्रॉम कीमो रिसेप्टर। और अगर आप लोगों को याद हो तो चाहे बैरो रिसेप्टर हो गए या फिर कीमो रिसेप्टर, इन दोनों को हम 2 बार पहले ही पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था हमने से ब्लड प्रेशर में, और एक बार हम इनको पढ़ चुके हैं हार्ट रेट में। और जो इनका एक्शन रहेगा वही चीज यहाँ पर भी हमें देखनी है। तो जैसे कि इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है और अपन ने पहले भी पढ़ा, बैरो एंड रिसेप्टर। बैरो रिलेटेड रहता है प्रेशर से, और रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर जो प्रेशर चेंज के लिए सेंसिटिव हो या फिर प्रेशर चेंज में अपनी रिस्पॉन्स दें। और कौन सा प्रेशर चेंज? ब्लड प्रेशर। स्पेसिफिकली हमने देखा था जब भी बीपी इंक्रीज होता है, सो व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, किसी भी एक पर्सन की बॉडी में बीपी इंक्रीज होगा, जो आपके बैरो रिसेप्टर हैं दे आर स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। आप पूछोगे भैया कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये सब हमने डिटेल में वहां देखा, बहुत डिटेल में आप लोग वहां पर देख सकते हो। फिर भी अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं? हमारे कैरोटिड साइनस में। इसके अलावा जो बॉल ऑफ आयोटा थी, आर्च ऑफ आयोटा, वहां पर। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं ये कुछ इम्पल्स का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। सो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्स, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं। और अब ये इम्पल्स कहाँ पर जाती हैं? हमारे बेसोमोटार सेंटर में। हमने देखा ना बेसोमोटार सेंटर, 3 एरिया थे इसके अंदर, बेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया था, बेसो डायलेटर एरिया था, सेंसरी एरिया था। कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये मेडुला ऑब्लंगाटा में। अब इसने इम्पल्स रिसीव की और इसे सेंटर को पता चला कि नहीं भाई बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, और इस वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हो सकते हैं, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हमें इसे कम करके नॉर्मल लेवल पर लाना है। इसीलिए ये कुछ मोटर इम्पल्स जनरेट करता है। और ये जो मोटर इम्पल्स है क्या करेंगी? दे इनहिबिट दी बेसोमोटार टोन। ये बेसोमोटार टोन को इनहिबिट कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी। अब ये बेसोमोटार टोन क्या है, बेगल टोन क्या है, डिटेल में आप लोग वहां देखना, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, मैं पूरा बताऊंगा। फिर भी आसान शब्द हम ये समझ लो कि बेसोमोटार टोन एक ऐसी टोन होती है, एक ऐसी स्ट्रीम होती है, इम्पल्सेस होती हैं जो हमारे हार्ट रेट बीपी को इंक्रीज करती हैं। तो हमने इसे ही डिक्रीज कर दिया, इसे ही इनहिबिट कर दिया, क्योंकि अब ये डिक्रीज हुई है तो हमारा जो बीपी है वो भी डिक्रीज होगा, साथ ही साथ जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर बेसोमोटार टोन इनहिबिट हो रही है, इसके साथ साथ जो हमारा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, हमने देखा था ना कि जो इंस्पिरेशन करा रहा था वो भी इनहिबिट है, तो अब इंस्पिरेशन का रेट भी डिक्रीज होगा, और क्योंकि इंस्पिरेशन खुद है एक्टिव प्रोसेस, तो जो आपका एक्सपीरेशन है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, तो इनका रेट डिक्रीज होगा, दे इनहिबिट रेस्पिरेशन। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है दैट इज इम्पल्स फ्रॉम कीमो रिसेप्टर। नेम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसे रिसेप्टर से जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनकी जो चेंजेस हैं उनमें रिस्पॉन्स दें। और मेनली हमने कहाँ देखा था, इनकी सिचुएशन की हम बात करें तो हमारी आयोटिक बॉडी हो गई, कैरोटिड बॉडी में। अब क्या होगा, जैसे ही या तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाए, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, या फिर हाइपरकैप्निया मींस इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, जैसी ये 2 कंडीशन होती हैं हमारे कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं।
और फिर से स्टिमुलेट होकर इनका काम होता है इम्पल्स प्रोडक्शन कराना। अब जैसी इम्पल्स प्रोड्यूस होती हैं वो फिर से चले जाती हैं वैसोमोटर सेंटर के पास, है ना। और इस क्या करेगा, वैसोमोटर सेंटर इसे रिसीव करेगा। भाई इसे पता चलेगा कि नहीं जो आपका CO2 है वो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम है, मतलब हमें इसे नॉर्मल पे लाना है। फिर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा होनी चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट है उसे हमें बाहर करना है। तो ये क्या करता है, इट डायरेक्टली इनहिबिट द बेगल टोन, क्योंकि बेगल टोन कैसी टोन होती है, इनहिबिटरी टोन, जो कि हमारे हार्ट रेट हो गया, बोल दो रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर, इसको कम कराती है। तो इस सेंटर ने इसे ही इनहिबिट कर दिया, है ना। तो अब क्या होगा, और एक चीज और, ये किसे एक्साइट कर देती है, वैसोमोटर टोन को, वही टोन जो हमारे ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को इंक्रीज करा रही थी। और इसी सेम टाइम पर जब वैसोमोटर टोन एक्साइट हुई है, हमारे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन भी एक्साइट होते हैं, वो रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ाएंगे तो अपने आप एक्सपिरेशन भी बढ़ेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइपर वेंटिलेशन मीन्स पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और उतना ही एक्सपिरेशन भी करेगा ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज इम्पल्स फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर्स। पहले बट को ही तोड़ना, ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो कि प्रोप्रियोसेप्शन आप समझ लो एक ऐसा सेंसेशन बहुत ईजिली के जैसे मैं आंख बंद किया हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें कोई हमसे पूछे भाई आपका एल्बो जॉइंट कहाँ है, आपकी फिंगर कहाँ है, या हम आंख बंद कर भी जो खाना खा सकते हैं दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, कि हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पर है ना, कि भाई आंख तो बंद है लेकिन हम बिना देखे खाना खा रहे हैं, यहाँ पर हमारा माउथ प्रेजेंट है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। हम आंख बंद करके ही बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आंख है, यहाँ पर कान है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन बॉडी पोजीशन, कि हमारी बॉडी में हम आंख बंद करके ही बता सकते हैं कि भाई मेरा अब जो हाथ है वो ऊपर है या नीचे है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा, प्रोप्रियोसेप्टर्स से। और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, हमारे जॉइंट में जो मसल है वहाँ पर, और टेंडन। तो सिंपल सी बात, स्टिमुलेट भी कब होंगे, जब बॉडी में चेंजेस हो, जॉइंट में चेंजेस हो। मीन्स जब कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा, दौड़ रहा, पुशअप्स मार रहा, ये जो रिसेप्टर है स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ना पता चल गया कि भाई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, CO2 ज़्यादा बनेगी, उसे बाहर करना है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो गए, और स्टिमुलेट होने के बाद जो इम्पल्स इनने जनरेट की थी उस इम्पल्स को लेकर जाते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और उसको इम्पल्स देंगे। अब सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है हायर सेंटर है, उसे पता है भाई कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, वो सीधे सीधे किसे स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेशन ऑफ मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, स्पेशली वही हमारा डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और क्योंकि वो एक्साइट हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन कराएगा। साथ ही साथ अब जो और भी हमारे सेंटर्स थे, चाहे वो पोंटाइन सेंटर हो, हमने देखा था बेंटल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हो गया, एपियोनिस्टिक सेंटर हो गया, जो कि डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को बढ़ा रहा था, तो और ज़्यादा इंस्पिरेशन होगा जिस वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी बॉडी में प्रॉपर हो जाएगा। सो इट ऑल्सो कॉज हाइपर वेंटिलेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इम्पल्स फ्रॉम इरिटेंट रिसेप्टर। ऐसे कि रिसेप्टर का नाम ही इंडिकेट कर रहा, एक ऐसे रिसेप्टर होंगे जो कि इरिटेंट एजेंट को या फिर इरिटेंट सब्सटेंस को रिस्पॉन्स देंगे। मीन्स ऐसे सब्सटेंस को जो कि हमारी बॉडी में, स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर इरिटेशन कॉज करे। और कौन कौन से इरिटेंट हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गया, इसके अलावा हम देखें तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कभी बघार लगता है जो घर में तड़का लगता है, या कोई इतना मिर्ची का धुआं कर दे जो उसका धुआं जाता है, ये सारे हो सकते हैं इरिटेंट सब्सटेंस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करेंगे। आगे देखते हैं इनका रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इंस्पिरेशन। एक पर्सन है सांस को अंदर लेगा और उसी टाइम पर अगर जो हमारे इरिटेंट एजेंट हैं वो उस पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गए, है ना, मीन्स एंट्री ऑफ अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हो इरिटेंट सब्सटेंस एजेंट, जैसे ये जाएंगे वहाँ के जो इरिटेंट रिसेप्टर हैं कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वहीं ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, जहां पर हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर सिचुएटेड थे उन्हीं के साथ में। तो अब क्या होगा, जो हमारे इरिटेंट रिसेप्टर हैं दे गेट स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेटेड हो जाएंगे। साथ ही साथ दे प्रोड्यूस द इम्पल्सेस, ये एक सेंसरी इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा, इरिटेंट सब्सटेंस आए हैं, एजेंट आए हैं जो कि इरिटेशन कॉज कर रहे हैं। अब यही जो इम्पल्सेस हैं कहाँ जाती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स में, और उन सेंटर्स को बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पर इरिटेंट सब्सटेंस है, इरिटेशन हो रहा।
इसी की रिस्पॉन्स में जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, स्पेसिफिकली डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, इट कॉज हाइपर वेंटिलेशन, मीन्स सांसों को रैपिड ब्रीदिंग होगी, जल्दी जल्दी सांस अंदर सांस बाहर। आप लोग पूछोगे भैया क्यों, आखिर इरिटेंट सब्सटेंस आए तो हाइपर वेंटिलेशन कॉज क्यों हो रहा। रीज़न ये है कि भाई इरिटेंट सब्सटेंस आए हैं, अगर पर्सन रैपिडली ब्रीदिंग लेगा मीन्स सांस को अंदर बाहर करेगा, तो वो जो इरिटेंट सब्सटेंस हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू, रैपिड रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज इम्पल्स फ्रॉम थर्मो रिसेप्टर। पहले बॉडी तोड़ दो, थर्मो एंड रिसेप्टर, थर्मोमीटर आपने सुना होगा ना, तापमापी, थर्मो रिलेटेड है ताप से, टेम्परेचर से, और रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर जो टेम्परेचर चेंजेस को रिस्पॉन्स दें। स्पेसिफिकली ये होते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर, मीन्स हमारी जो स्किन है ना वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। और एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर का चेंजेस होगा, कि मान लो आपने बर्फ लगाई, एकदम धूप से आप एक एसी वाले रूम में चले गए तो वहाँ पर एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इस चीज़ को जो रिस्पॉन्स देंगे वो है हमारे थर्मो रिसेप्टर। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक रहेंगे रिसेप्टर फॉर वार्म और एक रहेंगे रिसेप्टर फॉर कोल्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्पेसिफिकली एक्शन किसका, हम रिसेप्टर फॉर कोल्ड देखते हैं कि क्या हुआ, एक बॉडी है वो एकदम से किस में आई, व्हेन बॉडी एक्सपोज्ड टू कोल्ड, कि बॉडी एकदम से बहुत ठंडे मौसम में आ गई, कि आप जंगलों पर कहीं बर्फबारी हो रही है। अब होगा क्या, जो हमारी स्किन है वहाँ पर एकदम कोल्ड है, बर्फ गिर रही है, ठंडा है, कोल्ड आया, तो वो जो रिसेप्टर है कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। उन्हें पता चला कि भाई अगर इतना ठंडा हुआ तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसीलिए इम्पल्स से प्रोड्यूस करते हैं। और वो इम्पल्स जाती हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी पता है कि हमें बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही मेंटेन करना है, लेकिन बाहर जो बर्फबारी हो रही है वहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बॉडी का BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ानी पड़ेगी, ताकि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहे। और इस BMR को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करनी पड़ती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, स्पेसिफिकली डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और वो कॉज करेंगे हाइपर वेंटिलेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज इम्पल्स फ्रॉम पेन रिसेप्टर, जो पेन आप तो आप समझ, जो दर्द से, मतलब जो दर्द को रिस्पॉन्स करें। अब स्पेसिफिकली वो हमारी किसी बॉडी के पार्ट में हो सकता है पेन, और लंग्स वाले रीजन में भी, जो हमारी चेस्ट कैविटी होगी, थोरेसिक कैविटी, वहाँ पर भी। तो जैसे ही एक पेन स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी में पेन होगा, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, फिर से इम्पल्स का प्रोडक्शन होगा, जो इम्पल्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगी, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ पर देखने मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन। फिर से सवाल यही आप लोग पूछोगे भैया हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो रहा, अगर हमें पेन हो रहा तो पेन एक तो देखो जब भी होता है ना, BMR कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, यहीं पर हमारी जो नीड होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि पेन हो रहा तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बनेंगे तो वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर होता है हाइपर वेंटिलेशन, ताकि हमें ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड मिल सके और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके। तो ये था हमारा न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सेंटर। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।